नमस्ते एस्पिरेंट्स, मैं हूं आपका होस्ट और दोस्त और आज है 21 अप्रैल 2026। चलिए फटाफट से देखते हैं आज के सबसे ज़रूरी करंट अफेयर्स जो आपके यूपीएससी प्रीलिम्स 2026 के लिए बिल्कुल मिस नहीं करने हैं। हम टॉपिक्स भी समझेंगे और प्रीलिम्स और मेंस के क्वेश्चंस भी प्रैक्टिस करेंगे, तो रेडी हो जाइए। तो आज के हमारे मेन्यू में क्या है, देखिए। सबसे पहले हम बात करेंगे एक इंडिजिनस यानी स्वदेशी बॉम्ब के बारे में जो डिफेंस में गेम चेंजर साबित हो सकता है। फिर हम चलेंगे ओडिशा और उनका एक जमीन तोड़ एनवायरमेंटल प्लान देखेंगे। उसके बाद एक बहुत ही चिंताजनक खबर है माइक्रोप्लास्टिक्स और कार्बन साइकिल के बारे में, उसको समझेंगे। और आखिर में पॉलिटी का एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक प्रीमेच्योर रिलीज और उसमें कोर्ट की क्या भूमिका है उसे एनालाइज करेंगे। ओके, सो हमारा पहला टॉपिक सीधे GS3 डिफेंस टेक्नोलॉजी से जुड़ता है। ये है इंडिजिनस 1000 kg एरियल बॉम्ब। ये टॉपिक आत्मनिर्भर भारत मिशन को डिफेंस सेक्टर में एक नए लेवल पर ले जाता है। तो खबर क्या है? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, इंडियन एयरफोर्स को जल्द ही 1000 किलोग्राम का एक स्वदेशी बॉम्ब मिलने वाला है। ये बॉम्ब अभी यूज हो रहे इम्पोर्टेड MK-84 बॉम्ब्स की जगह लेगा। लेकिन असली बड़ी बात क्या है? इसे कोई सरकारी कंपनी नहीं बल्कि इंडिया की प्राइवेट कंपनीज डेवलप कर रही हैं। यही है इसमें सबसे बड़ा ट्विस्ट। अच्छा, तो आप सोचेंगे कि ये हो कैसे रहा है? ये हो रहा है मेक आई राउट के जरिए। इसको दिमाग में बैठा लीजिए। प्रोसेस बहुत सिंपल है। स्टेप 1, सेना कहती है हमें इस चीज की जरूरत है। स्टेप 2, प्राइवेट कंपनीज आती हैं और कहती हैं हम बना सकते हैं। स्टेप 3, और ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये कंपनीज प्रोटोटाइप बनाने के लिए अपना खुद का पैसा लगाती हैं, सरकार का एक पैसा नहीं लगता। स्टेप 4, सरकार एक गारंटी देती है कि अगर आपका प्रोटोटाइप टेस्ट में पास हो गया तो हम आपसे जरूर खरीदेंगे। और हाँ, एक शर्त है, कम से कम 50% कंटेंट देशी यानी लोकल होना चाहिए। चलिए कुछ की कंसेप्ट्स को फटाफट क्लियर करते हैं। मेक आई रूट का सीधा मतलब है इंडस्ट्री फंडेड रिसर्च एंड डेवलपमेंट। शुरुआत में सरकारी पैसा जीरो। MK-84 बॉम्ब क्या है? ये एक अमेरिकन बॉम्ब है जिसे हम अभी तक इंपोर्ट कर रहे थे। और सबसे जरूरी, इंटेलेक्चुअल प्रॉपर्टी यानी IP। जब हम खुद कोई चीज बनाते हैं तो उसकी टेक्नोलॉजी और डिजाइन के मालिक हम होते हैं, यानी भारत। तो भाई यूपीएससी के लिए इसकी इंपॉर्टेंस क्या है? सबसे पहले ये आत्मनिर्भर भारत के सपने को सच करता है। दूसरा, हमारी इंपोर्ट पर निर्भरता कम होती है। कल को कोई देश हमें हथियार देने से मना कर दे तो अब वो डर नहीं रहेगा। तीसरा, इससे प्राइवेट सेक्टर को डिफेंस में आने का मौका मिलता है जिससे कंपटीशन और इनोवेशन बढ़ता है। चौथा, सरकार का फाइनेंशियल रिस्क बढ़ जाता है। और इन सब का नतीजा क्या है? स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी, यानी हम अपने फैसले लेने के लिए आज़ाद हैं। अब इस मॉडल का एक क्विक एनालिसिस करते हैं। फायदे क्या हैं? प्राइवेट सेक्टर है तो काम तेजी से होगा, हम सबका टैक्स पेयर का पैसा बचेगा और टेक्नोलॉजी पर हमारा हक होगा। लेकिन चुनौतियां भी हैं। प्राइवेट फर्म्स के लिए शुरुआत में बहुत बड़ा रिस्क है और इतने ज़रूरी हथियार के लिए क्वालिटी स्टैंडर्ड्स मेंटेन करना एक बहुत बड़ी जिम्मेदारी है। तो आगे क्या करना चाहिए? हमें टेस्टिंग और खरीदारी के प्रोसेस को और भी आसान और तेज बनाना होगा। चलिए प्रीलिम्स के लिए कुछ रैपिड फायर फैक्ट्स। इस प्रोसीजर का नाम क्या है? डिफेंस एक्विजिशन प्रोसीजर 2020। कैटेगरी कौन सी है? मेक 2। जरूरी शर्त 50% इंडिजिनियस कंटेंट। टारगेट टाइमलाइन सिर्फ 2.5 साल। और सबसे कूल बात, ये बॉम्ब हमारे रशियन सुखोई और फ्रेंच रफाल दोनों तरह के जेट्स पर फिट हो जाएगा। लेट्स सॉल्व एन MCQ। देखिए, स्टेटमेंट 1 कहता है कि सरकारी फंडिंग मिलती है। हमने अभी पढ़ा, ये गलत है, ये इंडस्ट्री फंडेड है। तो स्टेटमेंट 1 आउट। जैसे ही 1 आउट हुआ, ऑप्शन A और D एलिमिनेट हो गए। अब बचे B और C। स्टेटमेंट 2 कहता है 50% इंडिजिनस कंटेंट, ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 कहता है कि सरकार का फाइनेंशियल रिस्क कम होता है, ये भी बिल्कुल सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हुआ B, 2 and 3 ओनली। अब अगर मेंस में ऐसा सवाल आता है तो स्ट्रक्चर क्या होगा? इंट्रो में आप मेक इन को डिफाइन करेंगे। बॉडी में आप इसके एडवांटेजेस जैसे गवर्नमेंट के रिस्क का कम होना और IP ओनरशिप और चैलेंजेस जैसे फर्म्स के लिए हाई रिस्क दोनों पर बात करेंगे। और कंक्लूजन में आप एक स्ट्रॉन्ग प्राइवेट डिफेंस इकोसिस्टम बनाने के लिए कुछ सजेशंस देंगे। सिंपल एंड इफेक्टिव। ओके, लेट्स मूव ऑन। हमारा अगला टॉपिक GS3 एनवायरनमेंट से है और बहुत ही इंटरेस्टिंग है। हम बात कर रहे हैं ओडिशा के मरीन स्पेशल प्लान की। ये कोशिश है इकोनॉमी और इकोलॉजी यानी अर्थव्यवस्था और पर्यावरण के बीच समुद्र में एक बैलेंस बनाने की। न्यूज़ बिल्कुल साफ है। ओडिशा इंडिया का पहला स्टेट बन गया है जिसने एक पूरा मरीन स्पेशल प्लान लॉन्च किया है।
इसका मकसद है समुद्री संसाधनों का सस्टेनेबल यूज करना। ये इंडिया नॉर्वे की पार्टनरशिप का नतीजा है और ब्लू इकोनॉमी के कॉन्सेप्ट से पूरी तरह जुड़ता है। तो आखिर ये मरीन स्पेशियल प्लानिंग या एमएसपी है क्या? इसे ऐसे समझिए जैसे जमीन पर शहरों की प्लानिंग होती है, वैसे ही समुद्र की प्लानिंग। ये एक साइंटिफिक प्रोसेस है जिसमें समुद्र में अलग अलग जोन्स बनाए जाते हैं। किसके लिए? फिशिंग के लिए, टूरिज्म के लिए, नए पोर्ट्स के लिए और कुछ हिस्सों को कॉन्जर्वेशन यानी संरक्षण के लिए। मकसद सिर्फ एक है, सही काम सही जगह पर सही टाइम पर हो। इससे पहले पुडुचेरी और लक्षद्वीप में छोटे छोटे पायलट प्रोजेक्ट्स हुए हैं, लेकिन पूरे स्टेट लेवल पर यह पहली बार हो रहा है। कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स। ब्लू इकोनॉमी का मतलब है समुद्र से आर्थिक लाभ कमाना, लेकिन सस्टेनेबल तरीके से, ताकि समुद्र को नुकसान न हो। बेंथिक मैपिंग, ये एक फैंसी वर्ड है जिसका मतलब है समुद्र की सतह का मैप बनाना ताकि पता चले वहाँ क्या क्या है। उत्कल कोस्ट, ये उड़ीसा के कोस्ट का नाम है, याद रखिएगा। और NCCR, नेशनल सेंटर फॉर कोस्टल रिसर्च, वो मेन इंडियन एजेंसी है जो इस काम को देख रही है। अब सवाल उठता है, ये यूपीएससी के लिए इतना ज़रूरी क्यों है? क्योंकि उड़ीसा का ये प्लान बाकी कोस्टल स्टेट्स के लिए एक मॉडल बन सकता है। ये अंदाजे पर नहीं बल्कि डेटा और साइंस पर आधारित पॉलिसी मेकिंग को बढ़ावा देता है। ये क्लाइमेट चेंज से लड़ने में भी मदद करता है। और जब आप जोन्स बना देते हैं तो मछुआरों और टूरिज्म इंडस्ट्री के बीच झगड़े भी कम हो जाते हैं। और सबसे इम्पॉर्टेंट, ये हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल नंबर 14 लाइफ बिलो वाटर को पूरा करने में एक बड़ा कदम है। तो चलिए इसका एनालिसिस करें। प्रोज क्या हैं? प्लान्ड इकोनॉमिक ग्रोथ होगा, हमारे समुद्री इकोसिस्टम्स बचेंगे और क्लाइमेट चेंज से लड़ने की हमारी ताकत बढ़ेगी। लेकिन चैलेंजेस भी हैं। समुद्र से डेटा कलेक्ट करना बहुत मुश्किल और महंगा काम है। फिर इन नियमों को समुद्र के बीच में लागू कौन करेगा? और अलग अलग लोगों के हितों में बैलेंस बनाना भी एक चैलेंज है। तो आगे का रास्ता क्या है? हमें लोकल कम्युनिटीज को इसमें शामिल करना होगा। प्रीलिम्स के लिए फटाफट इन पॉइंट्स को नोट कर लीजिए। पहला स्टेट कौन सा है? ओडिशा। इंटरनेशनल पार्टनर नॉर्वे। नोडल एजेंसी NCCR। किस मिनिस्ट्री के अंडर है? मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंसेज। और ओडिशा के कोस्ट का नाम? उत्कल कोस्ट। बिल्कुल सीधे सीधे सवाल बन सकते हैं यहाँ से। IAS MCQ को देखते हैं। स्टेटमेंट 1 कहता है कि ये इंडिया जापान इनिशिएटिव है। नहीं, हमने अभी पढ़ा पार्टनर नॉर्वे है। तो स्टेटमेंट 1 गलत। इससे ऑप्शन A और D गए। स्टेटमेंट 2 कहता है ओडिशा पहला स्टेट है। ये बिल्कुल सही है। स्टेटमेंट 3 कहता है NCCR की एजेंसी है। ये भी सही है। तो हमारा करेक्ट आंसर हो गया C, 2 and 3 ओनली। मीन्स में इस पर सवाल आ सकता है, आपको आंसर कैसे स्ट्रक्चर करना है? इंट्रो में MSP और ब्लू इकोनॉमी दोनों को डिफाइन करिए। बॉडी में समझाइए कि MSP कैसे काम करता है और इसके फायदे क्या हैं। ओडिशा का एग्जाम्पल जरूर दीजिए। और कंक्लूजन में लिखिए कि इस मॉडल को बाकी स्टेट्स में भी फैलाने की जरूरत है। चलिए अब तीसरे टॉपिक पर आते हैं। ये भी GS3 एनवायरनमेंट का है और ये सच में आपको चौंका देगा। हम सब जानते हैं कि माइक्रोप्लास्टिक्स बुरे हैं, लेकिन एक नई स्टडी ने बताया है कि ये हमारी सोच से भी ज्यादा खतरनाक हैं, क्योंकि ये अर्थ के कार्बन साइकिल को डिस्टर्ब कर रहे हैं। खबर सीधे आईसर कोलकाता की एक स्टडी से आ रही है जो उन्होंने सुंदरबंस में की। उन्होंने क्या पाया कि माइक्रोप्लास्टिक्स हमारे प्लानेट के कार्बन साइकिल में दखलंदाजी कर रहे हैं। इसका असर ये हो रहा है कि पानी की कार्बन डाइऑक्साइड अब्जॉर्ब करने की ताकत कम हो रही है और इसका सीधा इम्पैक्ट है क्लाइमेट चेंज और भी ज्यादा बिगड़ सकता है। तो आखिर ये हो कैसे रहा है? ये पूरा प्रोसेस एक चेन रिएक्शन जैसा है। समझिए, पानी में जो प्लास्टिक है वो सूरज की रोशनी से टूटता है। इससे एक चीज बनती है जिसे कहते हैं डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन या DOC। ये DOC पानी में मौजूद माइक्रोब्स के लिए एकदम सुपरफूड जैसा है। उसको खाकर माइक्रोब्स की संख्या में विस्फोट हो जाता है और जब ये करोड़ों अरबों माइक्रोब्स सांस लेते हैं तो वो CO2 रिलीज करते हैं। मतलब कार्बन सिंक की जगह कार्बन सोर्स बन जाता है। टीम की टर्म्स यहाँ समझने जरूरी हैं। माइक्रोप्लास्टिक्स मतलब 5 mm से छोटे प्लास्टिक के कण। कार्बन साइकिल ये हमारे प्लानेट का ब्रीदिंग सिस्टम है और डिसॉल्व्ड ऑर्गेनिक कार्बन DOC ये वो विलेन है जो प्लास्टिक से निकलता है और माइक्रोब्स को पार्टी देता है। अब इसकी इंपॉर्टेंस समझिए। एक नॉर्मल साफ सुथरा इकोसिस्टम जैसे सुंदरबंस एक कार्बन सिंक होता है, मतलब वो एटमॉस्फेयर से CO2 सोखता है। लेकिन प्लास्टिक से पोल्यूटेड इकोसिस्टम एक रिड्यूस्ड कार्बन सिंक या कार्बन सोर्स बन जाता है, मतलब वो CO2 सोखने की जगह और CO2 छोड़ने लगता है। ये क्लाइमेट चेंज के लिए एक डबल वैमी है। तो इसका विश्लेषण क्या कहता है?
हमारी पुरानी समझ थी कि माइक्रोप्लास्टिक सिर्फ एक पोल्यूटेंट हैं जो मछलियों को और हमें नुकसान पहुंचाते हैं, लेकिन अब नई समझ ये है कि ये एक कार्बन साइकिल डिस्रप्टर हैं और क्लाइमेट चेंज के लिए एक सीधा खतरा हैं। इसका मतलब है कि अब प्लास्टिक पोल्यूशन को रोकने की जरूरत और भी ज्यादा अर्जेंट हो गई है। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स। स्टडी कहाँ हुई? सुंदरबन डेल्टा। किसने की? IISR कोलकाता। मेन फाइंडिंग क्या थी? माइक्रोप्लास्टिक से DOC बनता है। इसका नतीजा CO2 रिलीज बढ़ता है। और माइक्रोप्लास्टिक की डेफिनेशन 5 मिलीमीटर से छोटा। इस MCQ को देखिए। सवाल पूछ रहा है न्यूली आइडेंटिफाइड थ्रेट के बारे में। अब ऑप्शन ए सही है, बायो अक्यूमुलेशन होता है, लेकिन ये नई बात नहीं है। इस स्टडी ने जो नई चीज हाईलाइट की है वो है कार्बन साइकिल में इंटरफेरेंस। इसलिए करेक्ट आंसर इज बी। मेंस में इस पर क्वेश्चन बनेगा तो आपको पूरा प्रोसेस समझाना होगा। इंट्रो में माइक्रोप्लास्टिक्स को डिफाइन करिए, बॉडी में DOC से CO2 रिलीज तक की पूरी कहानी बताइए, ISR स्टडी का जिक्र करते हुए इम्प्लीकेशंस में लिखिए कि इससे कार्बन सिंक्स कमजोर होते हैं, और कंक्लूजन में प्लास्टिक वेस्ट मैनेजमेंट की जरूरत पर जोर दीजिए। और चलिए अब आज के आखिरी टॉपिक पर। ये GS2 पॉलिटी से है। हम बात करेंगे कैदियों के समय से पहले रिहाई यानी प्रीमेच्योर रिलीज और इसमें जुडिशियल रिव्यू के रोल के बारे में। इसको हम प्रियदर्शिनी मट्टू केस के कॉन्टेक्स्ट में समझेंगे। तो खबर क्या है? प्रियदर्शिनी माथुर केस का दोषी 30 साल जेल में रहने के बाद समय से पहले रिहाई मांग रहा है, लेकिन सेंटेंस रिव्यू बोर्ड SRB ने उसकी अपील रिजेक्ट कर दी। अब मामला दिल्ली हाईकोर्ट में है और कोर्ट SRB के इस फैसले के आधार पर ही सवाल उठा रहा है। पहले समझते हैं कि ये प्रीमेच्योर रिलीज होता क्या है। जब उम्र कैद के किसी कैदी को उसकी मौत से पहले रिहा कर दिया जाता है, शर्त ये होती है कि कैदी में सुधार आ गया हो और वो अब समाज के लिए खतरा ना हो। हमारे कानून का मकसद सिर्फ दंड देना नहीं, सुधार करना भी है। लेकिन गंभीर अपराधों के लिए कम से कम 14 साल की सजा काटना जरूरी है। उसके बाद ही रिहाई पर विचार हो सकता है। कुछ की टर्म्स। सेंटेंस रिव्यू बोर्ड यानी SRB वो कमिटी है जो फैसला लेती है। रेमिशन मतलब सजा की अवधि कम करना। ये पावर प्रेसिडेंट और गवर्नर को मिलती है आर्टिकल 72 और 161 से। और जुडिशियल रिव्यू है कोर्ट्स की पावर, जिससे वो SRB जैसे एग्जीक्यूटिव बॉडीज के फैसलों को जांच सकते हैं कि वो कानून के दायरे में है या नहीं। अब इसकी UPSC के लिए इम्पोर्टेंस समझिए, क्योंकि यहाँ एक सिद्धांतों का टकराव है। एक तरफ SRB है जो शायद ओरिजिनल क्राइम की भयानकता और पब्लिक ओपिनियन पर ज्यादा फोकस कर रहा है। दूसरी तरफ दिल्ली हाईकोर्ट है जो कह रहा है कि फोकस कैदी के सुधार पर होना चाहिए, जैसा कि जेल रिपोर्ट्स दिखा रही हैं। कोर्ट कह रहा है फैसला कानूनी तथ्यों पर होना चाहिए, ना कि पब्लिक परसेप्शन पर। इसका एनालिसिस करते हैं। रिहाई के पक्ष में क्या दलील है? कैदी 30 साल काट चुका है, मिनिमम से डबल। जेल रिपोर्ट्स सुधार दिखा रही हैं। रिहाई के खिलाफ क्या दलील है? क्राइम बहुत भयानक था और पुलिस को पब्लिक ऑर्डर का डर है। यहाँ सुप्रीम कोर्ट का एक पुराना फैसला श्रीहरन केस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें कोर्ट ने कहा था कि बोर्ड को सिर्फ क्राइम नहीं, कैदी के सुधार को भी देखना चाहिए। प्रीलिम्स के लिए फैक्ट्स नोट करिए। कॉन्स्टिट्यूशनल आर्टिकल्स 72 और 161 की बॉडी SRB, मिनिमम सेंटेंस 14 साल, मुख्य सिद्धांत सुधार वर्सेस दंड। और मनु शर्मा और सुशील शर्मा जैसे रिलेटेड केसेस को भी ध्यान में रखें जहां प्रीमेच्योर रिलीज हुई थी। ये MCQ देखिए। सवाल पूछ रहा है कि सुप्रीम कोर्ट के हिसाब से SRB का प्राइमरी फोकस क्या होना चाहिए। बाकी फैक्टर्स देखे जाते हैं, लेकिन SC ने बार बार कहा है कि प्राइमरी फोकस कैदी के कंडक्ट, उसके सुधार और उसके रिहैबिलिटेशन की संभावना पर होना चाहिए। तो करेक्ट आंसर है C। मेंस के सवाल में आपको रिहैबिलिटेशन नॉट रेट्रिब्यूशन के प्रिंसिपल से शुरुआत करनी होगी। बॉडी में आप SRB का रोल, उसके सामने आने वाले कॉन्फ्लिक्ट्स, मत्तू केस का एग्जाम्पल देते हुए, और फिर जुडिशियल रिव्यू कैसे फेयरनेस इंश्योर करता है, ये सब समझाएंगे। और कंक्लूजन में एक बैलेंस्ड एविडेंस बेस्ड अप्रोच की जरूरत पर जोर देंगे। तो दोस्तों, ये थे आज के 4 सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स। उम्मीद है आपको सब कुछ आसानी से समझ आ गया होगा। इनके नोट्स जरूर बनाइएगा और क्वेश्चंस प्रैक्टिस करिएगा। अगर ये एक्सप्लेनर आपके काम आया तो इसे लाइक और शेयर करना ना भूलें, और आगे भी ऐसे ही डेली एनालिसिस के लिए सब्सक्राइब जरूर करें। पढ़ते रहिए, आगे बढ़ते रहिए। कल मिलते हैं।